हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पेपर में ट्रेंडिंग में रहते हैं उनकी है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है। नरपति नाल, धनपाल, चंद्रवरदाई या जयनक। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, बीसल देव रासो के रचनाकार नरपति नाल है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब इधर से बात करी जाए धनपाल, चंद्रवरदाई और जयनक, इनकी रचनाएं जो पेपर में बहुत पूछी जाती हैं। जैसे धनपाल की रचनाएं बहुत पूछी जाती है, भविष्यत भविष्यत कहा। भविष्यत कहा किसकी रचना है, तो आपको याद रखना ये धनपाल की है। चंद्रवरदाई की एक रचना पूछी जाती है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो की कौन सी रचना पेपर में बहुत पूछी जाती है, चंद्रवरदाई। जया नक की कौन सी पूछी जाती है, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय, ये इनकी ऐसी रचनाएं हैं जो पेपर में पूछी गई, ट्रेंडिंग में रही हैं। आपने खुद मॉक टेस्ट दिया होगा तो आपने देखा होगा, पूछा जाता है कि भविष्यत कहा किसकी रचना है, तो आपको याद रखना धनपाल की है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, चंद्रवरदाई की है। और जयानक की कौन सी है, पृथ्वीराज विजय। हमारा क्वेश्चन क्या था, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, तो नरपति नाल। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे। राजा जयसिंह, नरसिंह, शिव सिंह या कीर्ति सिंह। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे। तो दोस्तों आपको याद रखना, विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे। तो ये किसके थे, शिव सिंह के। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। और ये शिव सिंह कहाँ के राजा थे, तो आपको याद रखना तिरहुत के राजा। तिरहुत के राजा। मैंने आपको क्या बताया, विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट की, टीजीटी, पीजीटी की, केवीएच की, एनवीएच की या असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो प्रश्न है ये ट्रेंडिंग में रही है, हिंदी क्वेश्चन यही है और सभी का हिंदी का सिलेबस भी यही है। तो यही पेपर पे काफी रिपीट होते रहते क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट है। क्लास को पूरा देखना और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना कि आज की क्लास में आपका स्कोर क्या रहा है और आज की क्लास आपको कैसी लगी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था। पद्मिनी, संयोगता, कमलनी या चंद्रिका। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, कमेंट में सभी लोग जरूर अपना सही स्कोर बताना कि आपका कितना स्कोर रहता है, आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हो और आप कौन से स्टेट से मेरी क्लास देखते हो और किस स्टेट से आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो। ये सारे कमेंट मुझे जरूर सभी लोग करना, जिससे एक मुझे आइडिया लग जाए कि आपको मुझे कैसे क्वेश्चन कराने हैं। हाँ जी, इसका राइट आंसर बताइएगा। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था, तो आपको याद रखना पृथ्वीराज संयोगता के प्रति अनुरक्त था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया आपको, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था, संयोगता के प्रति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। सरहप्पा, सबरप्पा, कुकुरिप्पा या गोपीचंद। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं डायरेक्ट यही क्वेश्चन रख दिया जाता है, आप सब कुछ समझ लो, पेपर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में रहते हैं और क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराती हूँ। अब बाकी आप मुझे सभी लोग कमेंट करना आप कौन से स्टेट से तैयारी कर रहे हो। अगर आपके ज्यादा कमेंट आ रहे हैं एक ही स्टेट के, तो उसकी मैं पर्टिकुलर क्लास भी आपको लाऊंगी। जैसे मैंने DSSB का बैच चलाया वैसे मैं आपकी अलग से एक क्लास लगा दूंगी। तो आप मुझे सभी लोग कमेंट जरूर करना।
हाँ जी, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो आपको याद रखना गोपी चंद का संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बाकी सरहप्पा, सबरप्पा और कुप्रिप्पा इनका संबंध सिद्ध साहित्य से है। मैंने क्या बताया आपको, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो गोपी चंद है, इनका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउल वेल किस तरह की रचना है? गद्य पद्य मिश्रित चंपू, नाटक, शुद्ध काव्य, प्रेमाख्यान, प्रबंध काव्य। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, सच में बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट पढ़ते हो। इतना अच्छा लगता है कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार बनाते हो। ऐसे ही बस प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखना, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। हिंदी का सिलेबस मैं आपका पूरा कंप्लीट कराऊंगी, आप लोग मुझे कमेंट करना। अगर आप लोग डिटेल में भी क्लास पढ़ना चाहते हो तो मैं आपकी डिटेल में भी क्लास कराऊंगी। आप लोग जैसे आप लोग मुझे आइडिया दिया कीजिए कि मैम ऐसे करो क्लास। आप लोग एक फ्रेंड की तरह से हम लोग एक दूसरे को आइडिया देंगे कि हम लोग इस तरह से अपनी तैयारी करवाएंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करना कि मैम किस तरह से क्लास स्टार्ट करो, हमारे कौन से टॉपिक है जो हमें ज्यादा दिक्कत होती है। तो आप सब लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं सब आपकी एक एक कमेंट पढ़ती हूँ। मेरे आप चैनल पे देखना, मैं सभी के रिप्लाई करती हूँ एक एक कमेंट का। इसका आंसर बताइए, राउल बेल किस किस तरह की रचना है? तो आपको याद रखना जो राउल बेल है ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू कृति है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब इधर से आता है कि ये राउल वेल के रचनाकार कौन है? राउल वेल के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना कौन है, रोडा कवि। रोडा कवि यह एक शीलांकित कृति है। कौन सी कृति है? तो आपको याद रखना जो राउल वेल है, राउल वेल शीलांकित कृति है। दोस्तों मेरी राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, आपको थोड़ा साफ नहीं लिख पाती हूँ, तो प्लीज आप लोग एडजस्ट कर लेना, ये चीज एडजस्ट कर लेना। बाकी सिलेबस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, लेकिन थोड़ी राइटिंग में प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग प्लीज एडजस्ट कर लेना। शीलांकित कृति है। मैंने क्या बताया, राउल वेल किस तरह की रचना है? तो आपको याद रखना आदिकालीन ग्रंथ राउल वेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू कृति है, जिसकी रचनाकार रोडा कवि है। राउल वेल शीलांकित कृति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकालीन से संबंधित नहीं है? अमीर खुसरो, हेमचंद, विद्यापति, गद्दार भट्ट। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गदाधर भट्ट। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना गदाधर भट्ट आदि कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये कौन थे? तो आपको याद रखना ये दक्षिण ब्राह्मण थे। दक्षिण ब्राह्मण थे, दक्षिण ब्राह्मण थे और तेलंग देश से, तेलंग देश से, ये तेलंग देश से आंध्र प्रदेश के हनुमानपुर से उत्तर भारत आए थे। कहाँ से आए थे? आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के हनुमानपुर से, हनुमानपुर से कहाँ आए थे? उत्तर भारत आए थे, उत्तर भारत आए थे। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ, ये अपने नोट्स में लिखना है, ऐसा नहीं है कि मैम बता रही हैं और हम सुनना है। जो मेरी कॉपी बनाई है उसमें ये लिखना जरूर, ये पेपर में पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आपको क्या बताया, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? तो आपको याद रखना गदाधर भट्ट आदिकाल से संबंधित नहीं है। ये कौन थे? तो आपको याद रखना ये दक्षिण ब्राह्मण थे और तेलंग देश के आंध्र प्रदेश के हनुमानपुर से उत्तर भारत आए थे। आपको ये याद रखना, ये पेपर में पूछा गया है गदाधर भट्ट से। तो आपको याद रखना ये तेलंग देश के आंध्र प्रदेश के हनुमानपुर से उत्तर भारत आए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? विद्याधर, श्रीधर, भट्ट, केदार या जगनेक। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर?
दोस्तों थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो शायद ऐसा आपको लग रहा होगा कि थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम, तो प्लीज आप एडजस्ट कर लेना, थोड़ी तबीयत में दिक्कत चल रही है, मौसम चेंज हुआ एकदम से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो आपको याद रखना विद्याधर रासो ग्रंथकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। बाकी भट्ट केदार, श्रीधर और जगनेक, ये कौन है, ये रासो साहित्य के प्रमुख कवि हैं। मैंने क्या आपको क्या बताया, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है, तो कौन नहीं है, विद्याधर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भला हुआ जो मार ये पहड़ी महर कंतु पंक्ति किस रचनाकार की है, अब्दुल रहमान, दामोदर शर्मा, हेमचंद भट्टकेदार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, बहुत बार ये पेपर में पूछी गई है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ये पंक्ति किसकी है, तो आपको याद रखना ये जो पंक्ति है ये हेमचंद की है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों आप सभी को, जैसे काफी लोग होंगे जो पहली बार क्लास को देख रहे हैं, तो उन्हें बता दें हमारी जो क्लास का टाइम है वो दिन में 2 बार हो गया है। एक हमारी क्लास आती है 3 बजे दिन में, और दूसरी क्लास आती है हमारी स्टार्टिंग से आती है शाम को 8 बजे। तो आप दोनों क्लास देखा कीजिए, ये दोनों क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और मैं वही क्वेश्चन आपको कराती हूँ, वही पढ़ाती हूँ जो पेपर में पूछा जाता है। हमारी क्लास भले ही आपको लगेगा कि मैम छोटी सी क्लास आप पढ़ाती हो, सभी तो 1-1 घंटे की पढ़ाते हैं, तो दोस्तों देखो मैं आपका आके आपको 1 घंटे आपसे बात कर रही हूँ, और क्वेश्चन वही 20 करा रही हूँ मैं। और काफी लोग क्या करते हैं, पढ़ाते कुछ नहीं है भाई, बातें कर रही है, तो उनमें मजा भी आता है, काफी लोगों को मजे भी आते होंगे, लेकिन हमारी क्लास में ऐसा नहीं होता। हमारी क्लास छोटी जरूर होगी, लेकिन आपको उस क्लास में 20 क्वेश्चन में हम 40-50 क्वेश्चन कर जाते हैं। अगर आप देखो तो हर एक ऑप्शन का मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्यों करती हूँ, कि आपका क्वेश्चन कैसे भी फंसे पेपर में, आपका आंसर आना चाहिए। क्योंकि हमने प्रीवियस पेपर किया, प्रीवियस पेपर करने का मतलब ये नहीं होता कि हमने क्वेश्चन के आगे सही आंसर का टिक लगा दिया, नहीं, हमें एक एक ऑप्शन को समझना होता है। अगर इसमें ये ऑप्शन दिया गया तो इसका क्या इससे क्वेश्चन बन सकता है। जब हम ऐसे करते हैं तब हमारा एग्जाम पास होता है, ना कि ऐसे होता। काफी लोग लगाते होंगे, मैं आप ये नहीं कहूंगी कि सब लगाते, काफी लोग करते होंगे, लेकिन फिर भी मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, जो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि मैं हर एक ऑप्शन को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए कि हाँ मैम, डेली कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बस आपको ये काम करना। बाकी आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो रही है तुरंत कमेंट कीजिए, मैं आपको वो क्लास ला के देती हूँ। जितने भी लोग कमेंट करते हैं वो क्लास आपको मिली होगी, भले ही हाल नहीं मिली होगी, 2-3 दिन में मिली होगी, लेकिन आपको वो क्लास मिली होगी। तभी इसका आंसर बताइएगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो आपको याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि चंद्रवरदाई को माना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आचार्य रामचंद्र शुक्ला ये लिखते हैं कि चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य, इनकी जो रचना है पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रवरदाई इनकी रचना कौन सी है, पृथ्वीराज रासो, जिसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। आप लोग लिख लेना, पृथ्वीराज रासो को, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का क्या माना जाता है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। देखो अभी हल मैंने एक लाइन लिखी थी, एक क्वेश्चन पहले लिखी है पूरी लाइन, और देखो पेपर में ऐसी क्वेश्चन बन गया, इसलिए मैं आपको ऐसे कराती हूँ, आपको समझ में आता होगा। जो लोग स्टार्टिंग से पढ़े थे और जो लोगों ने पेपर दिए होंगे मेरी क्लास देख के, तो उन्हें ये पता होगा कि अगर ये ऐसे पढ़ाती है मैम तो इससे क्वेश्चन बनते हैं।
मैंने क्या बताया था, पृथ्वीराज दासों को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आप सभी को पता है पृथ्वीराज दासों के लेखक कौन है? चंद्रवत दाई हैं, जो ये हिंदी के प्रथम महाकवि मानते हैं। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वीराज दासों में छंदों, कितने छंदों का प्रयोग किया गया? तो आपको याद रखना है पृथ्वीराज दासों में 68 68 छंदों का प्रयोग किया गया। आपको याद रखना कितने छंदों का प्रयोग किया गया? 68 छंदों का। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी से क्वेश्चन बनता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज दासों को किस रूप में रचित माना है? तो आपको याद रखना ये पेपर में पूछा गया था कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज दासों को किस रूप में रचित मानते हैं? तो आपको याद रखना सुख सुखी संवाद। कौन से? सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानते हैं। आपको याद रखना कौन मानता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसे मानते हैं? पृथ्वीराज दासों को। ये पॉइंट लिख लेना, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बना है। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वीराज दासों को पूर्ण किसने किया था? तो आपको याद रखना इसको चंद्रवरदाई के पुत्र जल्लड़ ने पूर्ण किया था। किसने किया था? चंद्रवरदाई के पुत्र कौन थे? जल्लड़ ने पूर्ण किया था। पूर्ण किया था। ये पेपर में क्वेश्चन बना है कि पृथ्वीराज दासों को पूर्ण किसने किया था? तो आपको याद रखना पृथ्वीराज दासों की रचना लेखक तो कौन है? चंद्रवरदाई है। लेकिन इसे पूर्ण की बात की जाए, इसे पूर्ण किसने किया था? तो चंद्रवरदाई के पुत्र जल्लड़ ने पूर्ण किया था। और ये किस रूप में रचित है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं? सुख सुखी संवाद के रूप में ये रचित है। और पृथ्वीराज दासों में कितने छंदों का प्रयोग किया गया? तो आपको याद रखना 68 छंदों का प्रयोग किया गया। और पृथ्वीराज दासों को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन मानते हैं? तो कौन मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? व्याकरण संबंधी, साहित्यिक, ज्योतिष संबंधी या धार्मिक? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पेपर में पूछा गया, 2 बार तो ये यूजीसी नेट में पूछा गया। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? बताइए। अच्छा दोस्तों, मुझे सभी लोग सजेशन देना कि जो हमारी 3 बजे वाली क्लास होती है उसमें हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट करें कि कोई एक टॉपिक ले लिया, सभी एग्जाम को लेके चलेंगे, कोई एक टॉपिक ले लिया, उस पर हमने प्रैक्टिस सेट की, प्रैक्टिस की, हमने क्वेश्चन लिए काफी सारे और उस पर प्रैक्टिस की। तो आप लोग मुझे कमेंट करना है ऐसा करें कि ना करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जिसके लेखक हेमचंद जी है। कौन है? हेमचंद्र जी हैं। हाँ जी, मैंने क्या बताया? सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? ये व्याकरण संबंधी ग्रंथ है, जिसके लेखक हेमचंद जी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश रासक के रचयिता हैं अमीर खुसरो, लक्ष्मीधर, अब्दुल रहमान या हेमचंद? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना कौन है? कौन है? जल्दी से बताइए। अब्दुल रहमान। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना अपभ्रंश भाषा के समर्थ कवि अब्दुल रहमान संदेश रासक नामक हिंदी काव्य ग्रंथ की रचना की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? कीर्ति लता, पदावली, कीर्ति पताका, इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी टीजीटी में पूछा गया, केवीएस में पूछा गया, एनवीएस में पूछा गया, नेट में पूछा गया। तो आप लोग को समझ लो इंपॉर्टेंट है ये। हिमाचल प्रदेश टेट में भी, टीजीटी में भी पूछा गया। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो आपको याद रखना
विद्यापति की रचना कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? विद्यापति की रचना कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपने नोट्स में जरूर लिखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मबोध किसकी रचना है? जलंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आत्मबोध किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना, आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब इधर से आपको याद रखना, जो गोरखनाथ है ये नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु हैं। कौन है? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक कौन है, जल्दी से बताइए। गोरखनाथ है। कौन है? गुरु गोरखनाथ। मैंने आपको क्या बताया? आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ ने की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव हम परिणाम निराशा यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? सुंदरदास, सूरदास, विद्यापति, रसखान। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, माधव हम परिणाम निराशा यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो पंक्ति है किसकी है? विद्यापति की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया? माधव हम परिणाम निराशा ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? विद्यापति की। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट ऐसी पंक्ति 2-3 एग्जाम में ये पूछी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध गण ओ दोहा का संपादन किसने किया? राहुल साकेत्यान, प्रबोध चंद बागाची, सूर्यकांत शास्त्री या हरप्रसाद शास्त्री? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, बौद्ध गण ओ दोहा का संपादन किसने किया? तो आपको याद रखना किसने किया था? हरप्रसाद शास्त्री ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि राहुल साकेत्यान का संपादित ग्रंथ कौन सा है? तो आपको याद रखना, हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा ये किसका ग्रंथ है? तो आपको याद रखना, ये किसका है? राहुल साकेत्यान का। प्रबोध चंद बागची का कौन सा ग्रंथ है? दोहा कोश। दोहा कोश, ये भी बहुत पूछा जाता है कि दोहा कोश किसका संपादित ग्रंथ है? तो आपको याद रखना, ये प्रबोध चंद का है। राहुल साकेत्यान का संपादित ग्रंथ कौन सा है? हिंदी काव्य धारा है। और बौद्ध गण और दोहा का संपादन किसने किया? हरप्रसाद शास्त्री ने। ये तीनों क्वेश्चन तीनों पॉइंट जो बताए हैं मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर पूछे गए हैं। मैंने क्या बताया आपको? हिंदी काव्य धारा किसका संपादित ग्रंथ है? राहुल साकेत्यान का। दोहा कोश किसका संपादित ग्रंथ है? प्रबोध चंद बागची का। और बौद्ध गण और दोहा का संपादन किसने किया? तो आपको याद रखना, हरप्रसाद शास्त्री का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? डिंगल, अवहट, अपभ्रंश या संध्या? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना, क्या कहा जाता है? संध्या। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान शाखा का प्रचार करने वाले सिद्ध कवियों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया है। तो मैंने क्या, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला खंड का दूसरा नाम है? परमाल रासो, खुमान रासो, बीसल देव रासो या हमीर रासो? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों आपको याद रखना, जो आला खंड है इसका दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और इसके किसके द्वारा रचित है? तो आपको याद रखना, जगनिक के द्वारा। मैंने क्या बताया? जगनिक। आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना, आलाखंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। और किसके द्वारा रचित है? तो जगदेव द्वारा रचित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाल रासो के काव्य कृति के कवि का नाम है? नल सिंह भट्ट, हेमचंद, जगनिक और सारंगधर। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है। अभी हाल मैंने आपको बताया परमाल रासो किसके द्वारा रचित है?
जगनिक के द्वारा। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद वाणी और इंस्टाग्राम अकाउंट वाणी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। इन दोनों की लिंक चैनल के अबाउट में आपको मिल जाएगी। बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।